नमस्ते। ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा संधि प्रकरण पर चल रही है। संधि प्रकरण पर अध्ययन के क्रम में हम लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि के विषय में पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारी कक्षाएं जो हैं वह विसर्ग संधि पर चल रही है। विसर्ग संधि में जब किसी विसर्ग वर्ण का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होता है तब विसर्ग संधि की क्रिया होती है। क्योंकि स्वर और व्यंजन से विसर्ग का मेल होने पर जब विकार विसर्ग वर्ण में होता है तो विसर्ग संधि की क्रिया हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि विसर्ग संधि में जो विकार होता है वह तीन रूपों में होता है, या तो आदेश के रूप में होता है, या वर्ण रूप के रूप में होता है, अथवा प्रकृति भाव के रूप में होता है। तो हम लोगों ने विसर्ग संधि में अभी तक जो अध्ययन किया है उसमें हम लोगों ने आदेश के रूप में जो विकार होता है उसके विषय में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग विसर्ग संधि में जो विकार वर्णलोप के रूप में होता है और जो विकार प्रकृति भाव के रूप में होता है उससे संबंधित नियमों की चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम लोग विसर्ग संधि के अन्य आगे के नियमों की चर्चा करेंगे। तो हमारे अध्ययन का जो बिंदु है वह है विसर्ग संधि। तो हम लोगों ने अभी देखा कि विसर्ग संधि में जो विकार होता है वह कितने रूपों में होता है। तो विसर्ग संधि में विकार तीन रूपों में होता है। पहला है आदेश के रूप में, दूसरा है वर्णलोप के रूप में, और तीसरे प्रकार का जो विकार है वह है प्रकृति भाव के रूप में। तो वह है प्रकृति भाव के रूप में। हम लोगों ने विसर्ग संधि में जो विकार आदेश के रूप में होता है उसमें हम लोगों ने देखा कि तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या बनती थी कि विसर्ग का उत्त विधान, विसर्ग का उत्त विधान अर्थात विसर्ग किसमें बदल जाता था, तो विसर्ग ऊ में बदल जाता था। और उसके साथ एक अन्य शर्त आता है कि विसर्ग के पहले अस्वर होए तो विसर्ग का उत्त विधान अंत में क्या होता था कि विसर्ग ओ में बदल जाता था। दूसरा था, यहां लिख दें, विसर्ग का ओ बनना। यह हम लोगों ने पहला नियम देखा था। दूसरा नियम क्या था, विसर्ग का रुत्व विधान। विसर्ग का उत्व विधान अर्थात विसर्ग का ओ बनना, यानी पहले ऊ बनता है बाद में ओ बनता है। दूसरा है विसर्ग का रुत्व विधान अर्थात विसर्ग का र बनना। तीसरी स्थिति क्या थी कि विसर्ग का सुत्व विधान। विसर्ग का सुत्व विधान, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, विसर्ग का तालव्य से, मूर्धन्य से अथवा दंत से बनना। हम लोगों ने अभी तक विसर्ग संधि में जो अध्ययन किया है हम लोगों ने अभी तक विसर्ग संधि में जो अध्ययन किया है उसमें विसर्ग का उत्त विधान देखे हैं, विसर्ग का रुत्व विधान देखे हैं और विसर्ग का सुत्व विधान अर्थात विसर्ग का तालव्य से बनना, मूर्धन्य से बनना अथवा दंत से बनना। हम लोगों ने देखा था कि विसर्ग के उत्त विधान में एक नियम है, विसर्ग के रुत्व विधान में एक नियम है
और विसर्ग का जो सूत्र विधान है, तो विसर्ग का तालव्य स में बनना एक नियम, मूर्धन्य स में बनना 2 नियम और दंत स में बनना 2 नियम, अर्थात 1 2 3 2 5 और 7 नियमों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग वर्णलोप के विषय में और प्रकृति भाव के रूप में अध्ययन करते हैं। तो हमारे पास जो ख वाली स्थिति होती है या दूसरी स्थिति होती है कि जब विकार वर्णलोप के रूप में हो, यानी आदेश के रूप में होने की 3 स्थितियां थी और उन 3 स्थितियों से संबंधित सभी 7 नियम हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब विकार वर्णलोप के रूप में हो, जब विकार वर्णलोप के रूप में हो तो विसर्ग संधि में क्या होता है? तो विसर्ग संधि में संधि होने की दशा में विकार जब वर्णलोप के रूप में होता है तो उसमें एक स्थिति बनती है। उसमें कितनी स्थिति बनती है? उसमें एक स्थिति बनती है। तो हम लोग नियम देख लेते हैं कि नियम क्या कहता है। नियम क्या कहता है वर्णलोप का कि जब प्रथम पद के अंत में, जब प्रथम पद के अंत में वर्णलोप, जब विकार वर्णलोप के रूप में होता है तो कितने नियम बनते हैं? तो एक नियम बनता है। नियम क्या है कि जब प्रथम पद के अंत में, जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वरयुक्त विसर्ग हो, जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वरयुक्त विसर्ग हो, जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ युक्त स्वर अ अथवा आ स्वरयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का, जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वरयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ को छोड़कर अन्य स्वर वर्ण हो, अ को छोड़कर अन्य स्वर वर्ण हो, जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वरयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ को छोड़ करके अन्य स्वर वर्ण हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग वर्ण का लोप हो जाता है। विसर्ग वर्ण का लोप हो जाता है। नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वरयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ को छोड़कर अन्य स्वर वर्ण हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग वर्ण का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। विसर्ग वर्ण का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग क्या होता है? लुप्त हो जाता है। तो विसर्ग वर्ण के लोप हो जाने के कारण इस नियम को वर्णलोप की भी संधि कहा जाता है।
विसर्ग वर्ण के लोप अर्थात गायब हो जाने के कारण, विसर्ग वर्ण के लोप हो जाने के कारण, विसर्ग वर्ण के लोप हो जाने के कारण इस संधि को विसर्ग का वर्णलोप विधान भी कहा जाता है। नियम, जब विकार क्या हो वर्णलोप के रूप में, हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि विसर्ग संधि में जो विकार होता है वह 3 रूपों में होता है, या तो आदेश के रूप में हो, या वर्णलोप के रूप में हो, अथवा प्रकृति भाव के रूप में हो। हम लोगों ने जब विसर्ग संधि का अध्ययन करना प्रारंभ किया तो हम लोगों ने पहले उन नियमों पर चर्चा करा कि जिनमें परिवर्तन या विकार आदेश के रूप में होता है। तब हम लोगों ने जब आदेश से संबंधित नियमों को पढ़ना प्रारंभ किया तो उसमें हम लोगों ने देखा कि आदेश की क्रिया 3 रूपों में होती है, अर्थात विसर्ग का उत्तर विधान, अर्थात विसर्ग ऊ में बदल जाता है और उसके साथ एक शर्त होती है कि उसके पूर्ववर्ती जो स्वर होता है, विसर्ग के पहले का स्वर वह आ होता है। आ और ऊ मिलकर के गुण स्वर संधि करते हैं और ओ बन जाते हैं, अर्थात विसर्ग किसमें बदल जाता है? ओ में। उसका हम लोगों ने एक नियम देखा। फिर आदेश की क्रिया में हम लोगों ने देखा कि विसर्ग का रुत्व विधान, अर्थात विसर्ग क्या होता है? र में बदल जाता है। और फिर हम लोगों ने देखा विसर्ग का सुत्व विधान, अर्थात विसर्ग कहीं पर तालव्य स में बदल जाता है, कहीं पर मूर्धन्य स में बदल जाता है और कहीं पर दंत स में बदल जाता है। हम लोगों ने जब नियमों को पढ़ना शुरू किया तो विसर्ग के उत्व विधान का एक नियम, विसर्ग के रुत्व विधान का एक नियम, अर्थात 2 नियम हो गए। विसर्ग के सुत्व विधान में तालव्य स से संबंधित एक नियम, मूर्धन्य स से संबंधित 2 नियम और दंत स से संबंधित 2 नियम, अर्थात 1, 2, 3, 2, 5 और 2, 7 नियमों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग विसर्ग संधि में जो विकार वर्णलोप के रूप में होता है उसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो जब विकार वर्णलोप के रूप में होता है तो उससे संबंधित एक नियम है, उसी नियम पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसमें नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वर युक्त विसर्ग हो, यानी प्रथम पद के अंत में क्या हो कि अ स्वर हो अथवा आ स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ को छोड़कर अन्य कोई स्वर वर्ण हो। यानी द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण हो उसमें अ स्वर न हो। अ स्वर होगा तो वह किस में चला जाएगा? विसर्ग के उत्व विधान में चला जाएगा। आप लोग पूरा नियम वहां पर देख लीजिएगा। यानी प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ को छोड़कर अन्य स्वर वर्ण हो। अ को छोड़कर क्यों हो? तो अगर द्वितीय पद का प्रथम अ रहेगा तो वहां ओ हो जाएगा। विसर्ग का उत्व विधान में हम लोगों ने इस नियम को पढ़ा है। अन्य स्वर वर्ण हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग वर्ण का लोप हो जाता है। विसर्ग वर्ण के लोप या गायब हो जाने के कारण इस संधि को विसर्ग का वर्णलोप विधान भी कहा जाता है। उम्मीद है आप लोग यहां तक इसको समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग इसके उदाहरण को देख लेते हैं। तो उदाहरण है इसके कुछ ही उदाहरण हैं, आप लोग इसको सही से समझ लेंगे तो यह नियम जो है वह बहुत ही छोटा है। इसका पहला उदाहरण है तेजः धन आभास, अर्थात एक शब्द है तेजः और दूसरा शब्द है आभास। नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वर युक्त विसर्ग हो, तो प्रथम पद के अंत में अ स्वर युक्त विसर्ग है तथा द्वितीय पद का प्रथम अ को छोड़ करके यहां आ है तो क्या होता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। शब्द क्या बन जाता है? तेज आभास।
शब्द क्या बन जाता है? तेज आभास। तेज धन आभास बराबर क्या बन जाता है? तेज आभास। दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। पयः धन आदि। पयः धन आदि, यह क्या बन जाएगा? पय आदि। आप लोगों से पुनः एक बार विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर तेज धन आभास अर्थात यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है, लेकिन यहाँ हमको यह सावधानी रखना आवश्यक है कि ऐसा न है करें कि हम लोग यहाँ ज में अ स्वर है और आ स्वर है, इन दोनों का हम लोग संधि कर दें। आप लोग इस बात को समझिए कि हम लोगों ने तेज धन आभास का संधि किया विसर्ग संधि में, तो विसर्ग यहाँ लुप्त हो गया, यहाँ हो गया तेज और आभास। हम लोग तेज और आभास को मिला दिए। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि ज के अ को और आ दोनों मिला करके दीर्घ स्वर संधि कर दें। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान रखना है कि तेज धन आभास बराबर तेज आभास होता है, न कि ज के अ को और आ को मिला करके दीर्घ स्वर संधि कर दें। उसी प्रकार है पयः धनादि, तो ऐसा लोग हम लोग नहीं करेंगे कि यहाँ य में अ है और आ मिला दें, यानी फिर इसके बाद हम लोग संधि की क्रिया आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ हमको यह सावधानी रखना अति आवश्यक है। उसी प्रकार और उदाहरण देख लेते हैं। यशः धन इच्छा। यशः धन इच्छा, यहां पर क्या है कि प्रथम पद के अंत में अ स्वर युक्त विसर्ग है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? अ को छोड़कर अन्य स्वर वर्ण है। तो यह क्या हो जाएगा? यश इच्छा। यश इच्छा। ऐसा नहीं है कि अ और ई यहां पर हम लोग मिला देंगे। इस संधि को करने में हम लोगों को यहां पर यह सावधानी रखना आवश्यक है। उसी प्रकार से एक शब्द और है मनः धन उच्छेद। मनः धन उच्छेद बराबर क्या हो जाएगा? मन उच्छेद। यहां पर भी प्रथम पद के अंत में अ स्वर युक्त विसर्ग है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उ है जो अ से भिन्न है। इसमें पांचवा उदाहरण है अतः धन एव। यह क्या बन जाएगा? अत एव। यहां पर भी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि तय में जो अ स्वर है और ए मिला करके अ बना देंगे। ततः धन एव, शब्द क्या बन जाएगा? तत एव। उम्मीद है कि आप लोग इन 6 उदाहरणों से इस नियम को समझ पा रहे होंगे। जब विकार वर्णलोप के रूप में हो, इसमें कितना नियम है? एक नियम है। नियम क्या करा है कि जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ को छोड़कर अन्य स्वर वर्ण हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग वर्ण के लोप हो जाने या गायब हो जाने के, लोप मतलब गायब, लोप या गायब हो जाने के कारण इस संधि को विसर्ग वर्ण लोप विधान भी कहा जाता है। और हम लोगों ने इसका 6 उदाहरण देख लिया, लगभग इतने ही उदाहरण हैं। तो आप लोग नियम समझिए, मान लीजिए कुछ उदाहरण और रहेंगे तो भी उस पर चर्चा कर लिया जाएगा। तो आइए, हम लोगों ने विसर्ग में जो विकार आदेश के रूप में होता है उसके 7 नियमों को पढ़ चुके हैं। वर्णलोप का जो एक नियम है उसको पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आइए विसर्ग में जो विकार प्रकृति भाव के रूप में होता है उस पर चर्चा कर लें। तो उसका भी एक ही नियम है, तो हम इसको मिटा देते हैं, यहां से हटा देते हैं। आइए हम लोग उस नियम पर चर्चा करें कि जब विकार प्रकृति भाव के रूप में हो, जब विकार किसके रूप में हो?
प्रकृति भाव के रूप में हो। विसर्ग संधि में जब विकार प्रकृति भाव के रूप में हो तो हम लोग तीसरी स्थिति अर्थात ग वाली स्थिति देख लेते हैं। जब विकार प्रकृति भाव के रूप में हो, जब विकार प्रकृति भाव के रूप में हो, जब विकार किसके रूप में हो, तो जब विकार प्रकृति भाव के रूप में हो तो कौन सा नियम बनता है। तो हम लोग सबसे पहले प्रकृति भाव को समझ लेते हैं। विसर्ग संधि में संधि होने की दशा में विकार प्रकृति भाव के रूप में होता है तो उसमें केवल एक स्थिति बनती है। कितनी स्थिति बनती है? एक स्थिति। यहां प्रकृति भाव को पहले समझना आवश्यक है कि प्रकृति भाव किसे कहते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं संधि में प्रकृति से पहले प्रकृति समझ लेते हैं फिर भाव। संधि में प्रकृति से तात्पर्य है, संधि की क्रिया में समझिए कि प्रकृति से तात्पर्य है कि संधि में प्रकृति से तात्पर्य है मूल रूप। संधि में प्रकृति से तात्पर्य है मूल रूप अथवा शब्द, मूल रूप अथवा शब्द जो संधि पूर्व रहता है, जो संधि पूर्व रहता है। प्रकृति भाव दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रकृति और भाव। तो प्रकृति से क्या तात्पर्य है? प्रकृति से तात्पर्य है कि मूल रूप अथवा शब्द जो संधि से पूर्व रहता है, और भाव से तात्पर्य है तथा भाव से तात्पर्य है शब्द का अर्थ। प्रकृति भाव को समझने के लिए हम लोग पहले प्रकृति समझ लें, उसके बाद भाव। संधि में प्रकृति से तात्पर्य है कि मूल रूप अथवा शब्द जो संधि के पूर्व रहता है, यानी संधि की क्रिया के पूर्व जो मूल शब्द रहता है या शब्द जिस रूप में होता है वह उसका प्रकृति हो गया, और भाव क्या होता है कि उस शब्द का जो अर्थ होता है वही उसका भाव हो गया। अब संधि की प्रक्रिया में प्रकृति भाव से क्या मतलब होता है? तो संधि की प्रक्रिया में प्रकृति भाव से तात्पर्य है कि संधि होने पर भी शब्दों द्वारा अपने मूल रूप व भाव को बनाए रखना है।
हम लोग सबसे पहले प्रकृति भाव पर चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति भाव क्या होता है, तो पहले प्रकृति समझ लेते हैं। संधि विधा में प्रकृति से तात्पर्य है मूल रूप अथवा शब्द जो संधि के पूर्व रहता है। अर्थात जब संधि की क्रिया होती है तो हमारे पास दो शब्द युग्म होते हैं, मतलब एक शब्द युग्म होता है, एक शब्द मतलब एक शब्द का जोड़ा रहता है, यानी दो शब्द रहते हैं। उसमें प्रकृति क्या है कि संधि की क्रिया के पूर्व जो दोनों शब्द रहते हैं वो अपने मूल रूप में रहते हैं, वही उनकी प्रकृति हो गई। भाव क्या है कि उन शब्द का वह शब्द क्या भाव देता है, अर्थात उनका क्या अर्थ होता है। लेकिन जो संधि की क्रिया में प्रकृति भाव होता है उसका क्या तात्पर्य है कि संधि की प्रक्रिया में प्रकृति भाव से तात्पर्य है कि संधि होने पर भी शब्दों द्वारा अपने मूल रूप में भाव को बनाए रखना। अर्थात शब्द जो है संधि जब हो जाता है तो शब्द अपने मूल रूप में ही रहते हैं और मूल अर्थ को ही बनाए रखते हैं। अर्थात संधि की क्रिया होती है लेकिन उनमें कोई विकार दिखाई नहीं पड़ता है। वह दोनों शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे से सट जाते हैं, चिपक जाते हैं, एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। वही क्या है, वही प्रकृति भाव की क्रिया है। तो आइए हम लोग नियम जब देखेंगे तो यह पूरा स्पष्ट हो जाएगा। नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है काफी मतलब कुछ कुछ पुस्तकों में प्रकृति भाव न दे करके इसे संधि का अपवाद के रूप में दिया गया है, लेकिन यह प्रकृति भाव की संधि है, इसीलिए हम लोग इसको नियम में पढ़ लेते हैं। नियम क्या कर रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में अस्वरयुक्त विसर्ग हो, जब प्रथम यहाँ आ भी कभी कभी आ जाता है। जब प्रथम पद के अंत में प्रथम पद के अंत में अथवा अस्वरयुक्त विसर्ग हो, जब प्रथम पद के अंत में अथवा अस्वरयुक्त विसर्ग हो तथा जब प्रथम पद के अंत में अथवा अस्वरयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क हो, प हो, फ हो अथवा दंत स हो, क प फ अथवा दंत स हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में, संधि अथवा मेल होने की दशा में दोनों पद अपना मूल रूप बनाए रखते हैं। दोनों पद अपना मूल रूप बनाए रखते हैं। दोनों पद क्या करते हैं कि अपना मूल रूप बनाए रखते हैं। अर्थात दोनों पद बिना परिवर्तन के ही
बिना परिवर्तन के ही संधि कर लेते हैं। बिना परिवर्तन के ही क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। क्योंकि संधि की इस क्रिया में दोनों पद अपना मूल रूप व भाव अर्थात मूल रूप व भाव बनाए रखते हैं। अतः विसर्ग संधि की इस विधा को विसर्ग संधि की इस क्रिया को या विधा को विसर्ग संधि की इस क्रिया को प्रकृति भाव कहा जाता है। अर्थात दोनों पद क्या करते हैं? प्रकृति भाव की संधि कहा जाता है। थोड़ा प्रकृति भाव जो है यह हम लोगों के लिए एक नया टर्म है, एक नया शब्द है, तो इसको आप लोग एक बार समझ लीजिएगा कि संधि में प्रकृति से तात्पर्य होता है कि मूल रूप अथवा शब्द, यानी किसी शब्द का जो मूल रूप होता है, जो संधि, या इसको लिख दें शब्द का मूल रूप, या ठीक है, हाँ लिख ले शब्द का मूल रूप, ये बेहतर है। शब्द का मूल रूप, शब्द का जो संधि पूर्व रहता तथा भाव से तात्पर्य है शब्द का अर्थ। संधि की प्रक्रिया में प्रकृति भाव से तात्पर्य है कि संधि होने पर भी शब्दों द्वारा अपने मूल रूप व भाव को बनाए रखना। नियम क्या करा कि जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क प फ अथवा स हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में दोनों पद अपना मूल रूप बनाए रखते हैं। अर्थात दोनों पद बिना परिवर्तन के ही संधि कर लेते हैं, क्योंकि संधि की इस क्रिया में दोनों पद अपना मूल रूप व भाव बनाए रखते हैं। अतः विसर्ग संधि की इस क्रिया को प्रकृति भाव की संधि कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। आइए हम, चूंकि इसके उदाहरण काफी अधिक हैं, इसलिए हम इसको पूरा हटा देते हैं या यहां लिख देते हैं। चलिए इसके उदाहरण को हम लोग लिख देते हैं। उदाहरण से बातें काफी अच्छी तरह से समझ में आ पाएंगी। जैसे पहला उदाहरण है इसका, प्रातः धन काल। प्रातः धन काल, तो इसमें शब्द किस किस रूप में है? तो पहला पद है प्रातः है, दूसरा क्या है? काल है। नियम क्या करा कि प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वर युक्त विसर्ग हो, तो प्रथम पद के अंत में अ स्वर युक्त विसर्ग है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क प फ अथवा स हो, तो यहाँ क है। तो इसमें क्या होता है कि संधि अथवा मेल होने की दशा में दोनों पद अपना मूल रूप बनाए रखते हैं। अर्थात यह क्या संधि हो जाएगा? यह संधि के बाद बनेगा प्रातः काल।
यानी दो शब्द थे, यह मिलकर के एक शब्द बन गया। चूंकि यहाँ विसर्ग के चिन्ह के रूप में जो दो बिंदु हैं उनके ऊपर शिरोरेखा नहीं खींची जाती है, अन्यथा प्रातःकाल को इस रूप में लिखना चाहिए। यानी यह दोनों एक ही शिरोरेखा में, प्रातःकाल क्या है, इसको चूंकि यह जो शिरोरेखा कटी हुई दिखाई दे रही है वह विसर्ग के चिन्ह के कारण है, नहीं तो प्रातःकाल को हम लोग एक ही शिरोरेखा में मानेंगे, तभी यह संधि रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रातः यहाँ लिख दें और काल यहाँ लिख दें तो उसको संधि कहेंगे। यानी प्रातःकाल यह माना जाएगा कि दोनों पद क्या हैं, एक ही शिरोरेखा में है। दूसरा उदाहरण है अंतःधन करण। दूसरा उदाहरण क्या है, अंतःधन करण। यह शब्द क्या बनेगा, अंतःकरण। अंतःकरण शिरोरेखा एक ही है, अंतः और करण एक ही शिरोरेखा है, यह खंडित केवल विसर्ग के चिन्ह के कारण दिखाई दे रही है। और उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण है रजःधन कण। तीसरा उदाहरण है रजःधन कण। यह क्या हो जाएगा, रजः कण। रजःधन कण बराबर क्या हो गया, रजः कण। इसी प्रकार से एक शब्द है जो बहुत ही लोगों को भ्रमित करता है, मनःधन कामना। मनःधन कामना, इसका जो संधि होगा वह होगा मनः कामना। लेकिन यह शब्द जो है व्यवहार में मनोकामना रूप में प्रचलित है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से गलत शब्द है। उसी प्रकार से है वयःधन क्रम। वयःधन क्रम संधि के बाद क्या हो जाएगा, वयः क्रम। संधि के बाद क्या हो जाएगा, वयः क्रम। यानी वयः क्रम एक ही शिरोरेखा में है, केवल विसर्ग के चिन्ह के कारण शिरोरेखा टूटी हुई मतलब टूटी हुई दिखाई पड़ती है। और उदाहरण है मनःधन कल्पित। मनःधन कल्पित संधि होकर क्या बन जाएगा, मनः कल्पित। मनःधन कल्पित बराबर क्या हो जाएगा, संधि होकर के मनः कल्पित हो जाएगा। हम लोगों ने द्वितीय पद के प्रथम वर्ण जब क थे तो इसके हम लोगों ने 6 उदाहरण देख लिए। आइए हम लोग कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। शब्द है पयःधन पान। पयःधन पान, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, पय है, तो यह क्या हो जाएगा, पयः पान। पयःधन पान बराबर क्या हो जाएगा, पयः पान। पयःधन पान बराबर क्या हो जाएगा, पयः पान। अधःधन पतन। अधःधन पतन बराबर क्या हो जाएगा, अधः पतन। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रथम पद और द्वितीय पद अपना मूल रूप बनाए हुए हैं और अपना अर्थ भी बनाए हुए हैं। यह क्या होता है कि दोनों शब्द या दोनों पद अलग अलग थे, यह दोनों क्या हुए, संधि करके एक पास में आ गए। संधि करके कहाँ गए, एक पास में आ गए। और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। पुनःधन प्राप्ति। पुनःधन प्राप्ति संधि करके क्या हो जाएगा, पुनः प्राप्ति। पुनःधन प्राप्ति बराबर क्या हो जाएगा, पुनः प्राप्ति। पुनःधन प्राप्ति बराबर क्या हो जाएगा, पुनः प्राप्ति। उसी प्रकार से एक शब्द है अंतःधनपुर बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा
अंतःपुर। अंतः धन पुर बराबर क्या हो जाएगा? अंतःपुर। इसका 11वां उदाहरण है तपः धन पूत। तपः धन पूत बराबर क्या हो गया? तपः पूत। तपः धन पूत बराबर क्या हो गया? तपः पूत। 12वां उदाहरण है मनय धन प्रसाद। मनय धन प्रसाद बराबर क्या हो गया? मनय प्रसाद। मनय धन प्रसाद बराबर क्या हो गया? मनः प्रसाद। मनय धन प्रसाद बराबर क्या हो गया? मनः प्रसाद। तो हम लोगों ने देखा कि जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क हो प हो, तो हम लोगों ने क और प का उदाहरण देख लिया। अब हम लोग आते हैं कि फ और दंत स का उदाहरण देख लेते हैं। तो यहां तक क्या नजर आ रहा है? हाँ, इसके नीचे अगर लिखा जाएगा तो नहीं नजर आएगा, तो हम क्या करते हैं, यहां ऊपर से हटा देते हैं। और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है? उदाहरण संख्या हम लोग 13 देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क हो, प हो, फ हो अथवा दंत स हो, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में दोनों पद अपना मूल रूप बनाए रखते हैं और अपने अर्थ को भी बनाए रखते हैं। यही क्या हो गया? प्रकृति भाव की संधि हो गई। तो हम लोगों ने द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में जो क था और प था उसको देख लिए। अब हम लोग फ के रूप में देख लेते हैं। तो इसका एक ही उदाहरण है पुनः धन फलित। पुनः धन फलित संधि होने की दशा में प्रकृति भाव की संधि होगी, क्या हो जाएगा? पुनः फलित। अंतः धन सलिला, यानी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? दंत से हो। यह शब्द क्या बन जाएगा? अंतः सलिला। अंतः धन सलिला बराबर क्या हो जाएगा? अंतः सलिला। पुनः क्या दे रहे हैं कि अंतः सलिला एक ही शिरोरेखा के नीचे है, लेकिन क्योंकि यहाँ विसर्ग का चिन्ह है इसलिए यह शिरोरेखा खंडित दिखाई पड़ती है। इसमें एक उदाहरण और है पुनः धन संस्कार। पुनः धन संस्कार बराबर क्या हो गया? पुनः संस्कार। पुनः धन संस्कार बराबर क्या हो गया? पुनः संस्कार। तो यही 15 उदाहरण इस नियम के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं। सामान्यतः इसी में से परीक्षाओं में घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो हम लोगों ने प्रकृति भाव के रूप में जब विकार होता है, अर्थात कोई विकार होता नहीं है, दोनों शब्द क्या करते हैं? वह एक दूसरे से मेल कर लेते हैं। इसी नियम में एक विशेष स्थिति बनती है जहां हम लोगों ने दंत से संबंधित नियम पढ़ा था। आइए हम इस पूरे को हटा देते हैं और इस विशेष स्थिति को देख लेते हैं, क्योंकि उस विशेष स्थिति की चर्चा करे बिना यह नियम पूरा नहीं समझ में आएगा। तो इस नियम को हम लोग देख लेते हैं कि उसमें एक विशेष स्थिति क्या बनती है। हालांकि विसर्ग का जब दंत स में आदेश हुआ था तब हम लोगों ने वहां पर इस दोनों नियमों को देखा था साथ में। तो यहाँ पर भी अगर दोनों नियमों को एक साथ में देख लिया जाएगा तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। तो आइए हम लोग इस नियम के अंतर्गत जो विशेष स्थिति बनती है उसको देख लेते हैं।
विशेष स्थिति क्या बनते हैं इसको देख लेते हैं कि यदि प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वर युक्त विसर्ग हो, जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वर युक्त विसर्ग हो तथा जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद में कर कार कृत पर पति जैसे शब्द हो अर्थात द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, क हो या प हो, शब्द हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का आदेश किसमें हो जाता है, दंत स में हो जाता है। तो विसर्ग का आदेश किसमें हो जाता है, दंत स में हो जाता है। विसर्ग का आदेश किसमें हो जाता है, दंत स में हो जाता है। हम लोगों ने जब दंत स संबंधित नियम पढ़ा था तो इस नियम की अच्छी तरह से चर्चा करा था हम लोगों। इसके उदाहरण 2-3 देख लेते हैं। उदाहरण है, पहला है भा धन कर, क्या बन जाता है, यह बन जाता है भास्कर। दूसरा उदाहरण है नमः धन कार बराबर क्या बन जाता है, नमस्कार। तीसरा उदाहरण है पुरधन कृत बराबर क्या बन जाता है, पुरस्कृत। चौथा उदाहरण है परधन, पर बराबर बनता है परस्पर। पांचवा उदाहरण बनता है, पांचवा क्या है, बृहधन पति बराबर बनता है बृहस्पति। तो हम लोगों ने देखा कि विसर्ग संधि में जो विकार होता है वह 3 रूप में होता है, या तो आदेश के रूप में हो, या तो वर्ण लोप के रूप में हो, अथवा प्रकृति भाव के रूप में हो। तो हम लोगों ने 7 नियमों को देखा कि जब विसर्ग संधि में आदेश की क्रिया होती है तो 7 नियम बनते हैं, और जब वर्ण लोप की क्रिया होती है तो 1 नियम, और जब प्रकृति भाव की क्रिया होती है तो 1 नियम। अर्थात प्रकृति भाव में क्या होता है कि शब्द के अर्थ में और शब्द के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से संधि अथवा मेल कर लेते हैं। और हम लोग जब आदेश की क्रिया पढ़ते हैं कि विसर्ग का दंत स में आदेश, तो इस नियम को पढ़ते हैं, और प्रकृति भाव वाले शब्दों को, प्रकृति भाव वाले नियम को अपवाद के रूप में मानते हैं। और हम लोग जब प्रकृति भाव के नियम को पढ़ते हैं तो विसर्ग का दंत स में जो आदेश होता है, यानी कर कार कृत परपत जैसे शब्द हो, तो इसको हम लोग उसका अपवाद पढ़ते हैं।
तो विसर्ग संधि में जो मुख्य नियम है या यही 7 और 2 9 नियम है, इन्हीं में विसर्ग संधि की क्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन मैंने कई पुस्तकों में देखा और कई लोगों को वीडियो में देखा कि लोग गलत गलत नियम बना करके विसर्ग संधि के नियमों की संख्या बढ़ा दिए हैं और काफी गलत शब्दों का संधि कर दिया है। तो मेरा मानना है कि उसके लिए कम से कम 1 या 2 वीडियो बना करके उन चीजों को स्पष्ट कर दिया जाएगा, ताकि विसर्ग संधि से संबंधित हमारा कोई भी प्रश्न गलत न हो और हमारा जो कॉन्सेप्ट रहे, हमारी जो अवधारणा रहे, वह हमेशा के लिए स्पष्ट हो जाए। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगली कक्षा में विसर्ग संधि में जो ऐसे शब्द हैं कि जो कई प्रकार से संधि की क्रिया संपन्न करते हैं, जिनको समझना आवश्यक है, तो हम उन शब्द युग्मों को लेकर के संधि की क्रिया करेंगे ताकि हमारा नियम और स्पष्ट हो जाए। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप लोगों से आग्रह है कि यदि आप लोग इस कक्षा को पसंद करते हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अन्य लोगों के बीच में भी शेयर करें, ताकि हिंदी का जो व्याकरण है, जो लोगों के लिए एक कठिन पहेली बना हुआ है, वह लोगों के लिए समझ में आ जाए। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।